आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा। एक ऐसी जमीन की कहानी जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। एक ऐसा राज्य जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी और बहुत ही ज्यादा गौरवशाली है। बिहार को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना जाता, इसे एक उपाधि मिली है, ज्ञान की भूमि। और जानते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। असल में ये जो उपाधि है ना, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। ये हमें याद दिलाती है कि बिहार महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सदियों से एक बहुत बड़ी सभ्यता का केंद्र रहा है। तो इस सफर में हमारे 5 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे ज्ञान की भूमि क्यों कहते हैं। फिर इसके भूगोल और नदियों को समझेंगे। इसके बाद यहाँ के आस्था और इतिहास से जुड़े खास केंद्रों को जानेंगे और आखिर में आज के बिहार की पहचान पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से। ये वही पवित्र धरती है जहाँ एक राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध बन गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं से सम्राट अशोक जैसे महान शासक ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। कहते हैं, किसी भी जगह के इतिहास को समझने के लिए पहले उसकी जमीन को समझना जरूरी है। तो चलिए अब बिहार के भौगोलिक परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। वो जमीन जिस पर सदियों से इतिहास लिखा गया है। अच्छा, बिहार की सबसे पहली और सबसे जरूरी भौगोलिक पहचान क्या है? वो ये कि ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी एक भू आवेष्टित राज्य। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में कहें तो इसकी सीमाएं किसी भी समुंदर से नहीं लगती और इसी वजह से पूर्वी भारत के ठीक बीच में इसकी एक बहुत ही खास सामरिक जगह बन जाती है। तो सवाल उठता है कि ये घिरा किससे है। देखिए, इसके उत्तर में है नेपाल और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दक्षिण में है झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो चारों तरफ से ये इन जगहों से घिरा हुआ है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिहार का मतलब है बस गंगा का विशाल मैदान, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जमीन में बहुत विविधता है। आप देखिए, इसके उत्तर पश्चिम में हिमालय की सोमेश्वर श्रेणी खड़ी है, तो वहीं नालंदा में राजगीर की ऐतिहासिक पहाड़ियां हैं, जहानाबाद में बराबर की वो रहस्यमयी और प्राचीन गुफाएं हैं, और दक्षिण पश्चिम में विंध्य श्रेणी का ही एक हिस्सा कैमूर का पठार भी यहीं है। तो कितना कुछ है यहाँ। अब देखिए, बिहार के भूगोल की बात हो और नदियों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की नदियाँ एक तरफ तो इसकी खेती-बाड़ी की जान है, लेकिन कभी-कभी यही नदियाँ विनाश का कारण भी बन जाती हैं। नदियों का ये जो दोहरा चरित्र है ना, वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है जीवन देने वाली माँ गंगा, जो पूरे राज्य को उत्तर और दक्षिण 2 हिस्सों में बांटती है, और दूसरी तरफ है कोसी नदी। ये नदी अपना रास्ता बदलने और भयानक बाढ़ लाने के लिए इतनी बदनाम है कि इसे एक बहुत ही दुखद नाम मिला है, बिहार का शोक। पर कहानी सिर्फ गंगा और कोसी पे खत्म नहीं होती। यहाँ गंडक, सोन और फल्गु जैसी नदियां भी हैं। फल्गु तो वो ही नदी है जिसके किनारे पवित्र शहर गया बसा है। ये सब मिलकर एक पूरा जाल सा बुनती हैं। फिर बागमती, कमला और पुनपुन जैसी और भी कई धाराएं हैं जो मिलकर इस जमीन को इतना उपजाऊ बना देती हैं कि ये भारत के सबसे जरूरी कृषि क्षेत्रों में से एक है। चलिए, अब हम बिहार की आत्मा में उतरते हैं। इसके विश्वास और इतिहास के उन केंद्रों को देखते हैं जहां से ऐसे विचार निकले जिन्होंने दुनिया को ही एक नई दिशा दिखा दी। ये एक असाधारण तथ्य है और इसे जानना बहुत जरूरी है। ये जमीन दुनिया के 2 बड़े धर्मों की जन्मस्थली है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सोचिए, सिर्फ यही एक बात बिहार के वैश्विक महत्व को बताने के लिए काफी है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? बोध गया का महाबोधि मंदिर। जी, ये वही पवित्र जगह है जहां बोधि पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध कहलाए। इस मंदिर की अहमियत दुनिया के लिए इतनी ज्यादा है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। अब ये दर्जा क्या बताता है? ये बताता है कि ये मंदिर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की एक अनमोल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, और इसे संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार की जो आध्यात्मिक विरासत है वो सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं है। अरे, यहीं पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण मिला। यहीं पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ।
हिंदुओं के लिए गया का विष्णुपद मंदिर एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और हाँ, कैमूर का मुंडेश्वरी मंदिर, कहते हैं ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो आज भी चल रहा है। यही तो विविधता है, यही बिहार की असली पहचान है। अच्छा, इतना शानदार इतिहास तो है, पर आज का बिहार कैसा है? चलिए अब जरा इसके आज के दौर और इसकी आधुनिक पहचान पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1106। ये क्या है? ये है बिहार का जनसंख्या घनत्व, मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। और आपको पता है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, जो यहाँ के समाज और विकास के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक मौका भी। यहाँ की जबान की बात करें तो उसने भी एक अलग ही मिठास और विविधता है। वैसे तो कागजों पर हिंदी और उर्दू आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन बिहार की असली आत्मा तो भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी जिंदा दिल बोलियों में बसती है। असल में तो यही इसकी सच्ची सांस्कृतिक पहचान है। चलिए फटाफट कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, जिसका पुराना नाम था पाटलिपुत्र। आज की तारीख में यहाँ कुल 38 जिले हैं। राजकीय पशु है गौर यानी बाइसन, राजकीय पक्षी है प्यारी सी गौरैया और राजकीय पेड़ है पवित्र पीपल। और हाँ, एक चीज कैसे भूल सकते, यहाँ का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में मशहूर त्योहार प्रकृति को समर्पित छठ पूजा। तो ज्ञान की ये प्राचीन धरती आज भविष्य के दरवाजे पर खड़ी है। इसके सामने चुनौतियां भी हैं और मौके भी। तो सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इसके इतिहास जितना ही गहरा और जरूरी है, और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।